नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 1 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और सामान्य ज्ञान का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे जो डेली अब हम प्रैक्टिस सेट डालेंगे उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। ऑप्शन है आपके सिंधु और झेलम, बी ऑप्शन में है झेलम और चेनाब, सी ऑप्शन में है चेनाब और रावी, और डी ऑप्शन में है रावी और व्यास। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्बी का संबंध तक्षशिला से ही रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, सिंधु और झेलम। उसका प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल एवं गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। अजंता की गुफाएं, उदयगिर, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इब्न बतूता की अगर दोस्तों बात करें तो ये मोरस्को का एक यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद, रामदास। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया है। तो रामानंद यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं आखिरी सिख गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म की अगर हम बात करें तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के सैनिक संगति व खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है।
यह सत्याग्रह दलित एवं शोषित पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भाग 9। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 खा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, और डी ऑप्शन है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? चुनाव से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायतों से, और डी ऑप्शन में है एक राज्यपाल की शक्ति से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 324 में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके, यह मानसून पर निर्भर है, बी ऑप्शन में है यह कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, सी ऑप्शन में है यह निर्वाह कृषि है, और डी ऑप्शन में इनमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता है जैसे मानसून पर निर्भरता, देश में आबादी का अधिकतम भाग एवं कृषि का रोजगार प्राप्त करना, और जोतों का छोटा आकार, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, और खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता, और कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना। किंतु औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा, पंजाब। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात कर लें तो 1976 में की गई थी। इसके अन्य दो क्षेत्रीय केंद्र हरियाणा और तमिलनाडु में भी स्थित हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकताल, मिरिक, सेंचल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। लोकटक झील की अगर हम बात करें तो यह ताजे पानी की झील है, और इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अब स्थित है इस झील पर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, कल्डेरा ज्वालामुखी, बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हवाई द्वीप पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जिनेवा में, पेरिस में, वियना में, बर्लिन में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वियना। अगर इसके गठन की बात करें तो 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। इसमें दोस्तों ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, ये किसी दूसरे प्रश्न के ऑप्शन इसमें टाइप हो गए हैं। अगर हम आपको बताएं तो बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया हैं। ये दोस्तों गलत टाइप हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर बात करें तो कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र हैं। तो अगर जिन ऑप्शनों को हमने पहले बोला था उन ऑप्शनों में बलिया सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बाराबंकी। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादनों के लिए प्रसिद्ध है। खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकन कारीगरी, जरी के कपड़े। तो चिकन कारीगरी के लिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर फेमस है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। मुगलसराय, कानपुर, अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुगलसराय। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है UNDU फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर होता है कंट्रोल यानी CTRL+Z। तो ये हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कीबोर्ड, प्रिंटिंग, स्कैनर, माउस। तो इनपुट डिवाइस के लिए इसमें दोस्तों नहीं हो जाएगा, प्रिंटर सही जवाब हो जाएगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। वेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण, वृत्तीय संवेग का संरक्षण। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके गतिशील पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। रैखिक संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलग निकाय का संपूर्ण रैखीय संवेग नियत रहता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारी भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। केवल ऊर्जा के लिए, केवल ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली आहार प्रोटीन घटक मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यानी NMIS 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण यानी NMIS 2021-22 नीति निर्माताओं
के लिए सारांश हाल ही में जारी किया गया था। सर्वेक्षण और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज के इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही निकले ये भी कमेंट करके आपको बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे जो हमारी डेली की डेली क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।